तो देखो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एज थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। हाँ, तो इसका हमारे पास क्या आंसर होगा। देखो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जी जाएगी। सर। तो ये तो बेसिक आइडिया भी लग सकता है। कोस थीटा की वैल्यू जब कोस जीरो होता है तो कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। कोस जब 30 डिग्री होती है तो वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कोस जब 45 डिग्री होती है तो क्या होती है 1/√2। और कोस जब 60 जी जी। होता है तो होती है 1/2। और जब कोस 90 डिग्री होती है तो क्या हो जाता है 0। ये थोड़ी सी चार पांच वैल्यू हैं जो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, जी जी। तो जैसे जैसे हमें हमें दिख रहा है कि 0 से 90 की तरफ जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो कोस थीटा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। ठीक है, जी सर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मतलब आए होंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है ऐसा। ठीक है, ऐसा आपको बार मल्टीपल टाइम्स आएगा। ठीक है, कोई भी टर्म ऐसी मिलेगी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, जी सर। थीटा का फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो तरीका जो आपको बताया जाता है वो क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू जीरो के इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे, वो तो उस तरीके से आ जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है। ठीक है, तो हम इस ओके। तरीके को फॉलो नहीं करने वाले हैं। हम जो तरीका फॉलो करने वाले हैं उस तरीके को पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ही है एक टाइप से। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ऐसे अगर कोई भी फंक्शन है तो उसमें देखो क्या करेंगे, √(a² प्लस बी स्क्वेयर से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और √(a² प्लस बी स्क्वेयर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ये मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, इसका तरीका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका फाइनल रिजल्ट आप याद रख लेना बस। ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू है ना, इसको अंदर जाके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया √(a² प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/√(a² प्लस बी स्क्वेयर प्लस इंटू साइन थीटा प्लस b/√(a² प्लस बी स्क्वेयर कोस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ बन गया है। ठीक है, इसमें अगर मैं मैंने एक ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक साइड तो है ए, एक साइड है उसकी बी, और उसके जो सामने वाली साइड है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, a² प्लस बी जी जी। स्क्वेयर। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा। जी सर। ठीक है, तो इसमें जो ए के जो सामने वाला, जो बी के जो सामने वाली साइड है ना, उसको मैं बना देता हूँ एंगल थीटा। जी, थीटा तो मैं यूज कर चुका हूँ, यहाँ इस एंगल को मैं फाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हम्म, अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी सर। ठीक है, और कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, बेस हम्म, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल अगर फाई है तो बेस क्या हो जाएगा, ए अपॉन √(a² प्लस बी स्क्वेयर। इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, √(a² प्लस बी स्क्वेयर। ए अपॉन √(a² प्लस बी स्क्वेयर किसके बराबर है, कोस फाई। कोस फाई इंटू साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू कोस थीटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई, साइन थीटा प्लस फाई की। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, √(a² प्लस बी स्क्वेयर। ये बन गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। इसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना हमारे लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर कोई साइन का फंक्शन होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो साइन के फंक्शन के सामने जो वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये समझ में आया मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कैसे लिखी है। मतलब सर एक बात थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो बच्चे देखो,
कोई भी हमारे पास साइन का फंक्शन होता है, ओके। थीटा और फाई के सम को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो इसको साइन एक्स बोल सकते हैं। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अच्छा जी सर, 1। साइन के मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू हम बता सकते हैं कि 1 होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब साइन थीटा प्लस फाइव मैक्सिमम होगा? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि उसको उस टाइम पे -1 होगा। ठीक है, आपको याद ये रखना है सिर्फ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा कोई अच्छा। फंक्शन हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ओके सर। वही वैल्यू का माइनस। ठीक है, ओके। तो अब इस फंक्शन ये फंक्शन आ गया, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, इस पे बेस्ट बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये तरीका आप याद ही रखो। ठीक है, इसमें ए क्या हो गया? -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और एक हमारे पास ट्राइंगल होती है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक साइड 5 होती है, एक साइड 12 होती है। ठीक है, तो जी उसका जी सर। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है? ट्रिपलेट 13। फॉर्म करेंगे ना सर, हाँ, 13। ट्रिपलेट फॉर्म हो जाती है ना उसमें, ये अगर जी 5 जी। है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाता है। तो ये भी एक टाइप से याद रख लेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। 14। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाती है। सर, अच्छा। हम्म। एक बार डेरिवेशन और एक्सप्लेन कर दो ना। बच्चे देखो, डेरिवेशन मैंने कैसे किया है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को मैंने ऐसे अरेंज करना है कि या तो सिर्फ साइन का फंक्शन बना रह जाए या कोस का फंक्शन बना रह जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ साइन की वैल्यू मैक्सिमम हमें पता होती है, साइन और कोस के सम की मैक्सिमम वैल्यू हमें आइडिया नहीं होता है कि हम किस तरीके से निकालें। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये साइन का मैक्सिमम फंक्शन बन सके और या फिर कोसाइन का बन सके। तो मैं साइन का बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो देखो, मैंने रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और ये मैंने कैसे डिवाइड किया? ये क्योंकि मुझे पैटर्न याद था इसका, इसलिए डिवाइड किया। आपको इसको मतलब कि ऐसे नहीं है कि इसका कोई प्रॉपर तरीका है, ये इसका स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए, तो ये पैटर्न मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं अंदर लेके गया, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा तो पहले से था, बी के अंदर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर दी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। उसके बाद मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, उस ट्राइंगल में एक ए ले लिया, एक को मैंने बी ले लिया। ठीक है, तो देखो, एक एंगल को मैंने फाई ले लिया, आप इसकी बजाय इसको अगर फाई ले लोगे ना, या कोई दूसरा एंगल ले लोगे, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बन जाएगा कोस ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एंगल को फाई ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ से हमारे पास जो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन फाइव कोस फाइव बन गया, और बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन फाइव बन गया। इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो ये फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी वाला, साइन थीटा प्लस फाइव का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमारे पास आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। और थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव की हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन की ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू आ गई है मिनिमम। ठीक है, ओके सर, हाँ, तो थैंक यू। इस तरीके से किया है। तो इसको आपको ये डेरिवेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, कोई फंक्शन ऐसा आ जाए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म में, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। हाँ। ओके अब सर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट फाइव एंड थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, टेन थीटा साइन थीटा कोस यस थीटा सर। सब पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए हमने थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया है, इसके अलावा थीटा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू आ जाएगी, हम सबसे पहले बनाएंगे एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल में एक एंगल को मान लेंगे थीटा। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो गया, बेस हो गया √5। हाइपोटेन्यूज हम निकाल ही सकते हैं, रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ठीक है, तो जो कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा, और 5 √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास? √5, और हाइपोटेन्यूज क्या है? √6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन वेरी विद टाइम। एक्स इज इक्वल टू 4t² और y इज इक्वल टू 2t। तो ये हमारे पास ये जो दोनों का लोकस होगा, लोकस समझते हो? लोकस होता है, या नो। फिर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, मतलब एक्स और वाई की टर्म में कोई इक्वेशन लिखना। ठीक है, अच्छा, ओके सर। एक्स और वाई की टर्म में ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों में से टी को एलिमिनेट करना, तो एक इक्वेशन से टी निकालेंगे, दूसरी में पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 2t में से मैं t की वैल्यू निकाल देता हूँ, जो हो जाएगी y/2। इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू इसमें पुट करेंगे तो y/2 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 4y², और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू y²। ठीक है, x इज इक्वल टू y² हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई है। ठीक है, ओके तो सर। x इज इक्वल टू y² किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला। पैराबोला। तो आंसर हो गया पैराबोला। ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा देर तक क्वेश्चन में नहीं सोचना है, जैसे मैं तो क्योंकि आपको स्लो स्लो बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। आपको तो इस तरीके इसकी चीज़ का एकदम से आइडिया लग जाना चाहिए। आप देखो किस तरीके से करोगे। ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 4t² है, दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो y² क्या हो जाएगा? 4t²। ठीक है, तो दोनों की राइट साइड बराबर आ गई, तो लेफ्ट साइड बराबर होगी, तो x इज इक्वल टू y² लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला तो दिख रहा है। ओके, ओके सर। और जी ये सर। सारी चीज़ें कैसे आएंगी? जब प्रैक्टिस करोगे ना, उस चीज़ से ही आपको सोल्व हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द स्लोप ऑफ ग्राफ एज सोन इन फिगर 1 2 3। हाँ, तो यहाँ पे हमें स्लोप बतानी है। ठीक है, स्लोप कौन से पॉइंट पे ज़्यादा होगी? तो ए पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे कुछ होगी, बी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो ऐसे कुछ आएगी, सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, ए का एंगल ये है, बी का एंगल ये है, सी का एंगल ये है। ठीक है, तो कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है? थर्ड वाला एंगल सबसे बड़ा है ना? जी सर। हाँ, थर्ड वाला सबसे बड़ा है। तो θ3, फिर θ2, और फिर θ1। ठीक है, टेन थीटा में ऑर्डर वही होता है जो नॉर्मली ऑर्डर होता है। ठीक है, तो tan θ3 हमारे पास बड़ा होगा tan θ2 से, और वो बड़ा होगा tan θ1 से। ठीक है, तो tan θ3 किसकी स्लोप हो जाएगी? m3, फिर m2, फिर m1। तो सबसे बड़ी स्लोप किसकी हो गई? m3 की, उसके बाद m2, उसके बाद m1। ठीक है, मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x + 5 विच कोऑर्डिनेट चेंज एट फास्टर रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, y और x दो कोऑर्डिनेट है, इनमें से रेट हमें बताना है। तो रेट बताने के लिए, रेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dt इज इक्वल टू 3 × dx/dt। 5 तो कांस्टेंट है, 5 का तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dt का जो रेट है वो dx/dt के रेट से 3 गुना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स रेट ऑफ x। तो किसका रेट ज़्यादा है? y कोऑर्डिनेट का। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ सोन। इसकी जो स्लोप होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो हमारे पास ग्राफ दिख रहा है इसका। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये ऐसी स्लोप ऐसी कुछ आएगी, टेंजेंट ऐसी कुछ आएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी कुछ है, इस पॉइंट पे ऐसी कुछ है।
यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास मतलब कि ऐसी कुछ स्लोप थी, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव से जीरो हो गई। तो पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो हो गई, फिर जीरो से हमारे पास क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, जीरो से हो गई स्लोप नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज। पॉजिटिव से जीरो हो जाना मतलब घट गई, और जीरो से नेगेटिव हो जाना मतलब और घट गई। ठीक है, तो डिक्रीज है। पर हमसे इसमें थोड़ा सा ट्रिक पूछ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी चीज़ का, कि नेगेटिव वैल्यू भी हो वैल्यू तो भी हम पॉजिटिव लिख जी देंगे। हाँ। ठीक है, तो पॉजिटिव से जीरो हो रही है, जीरो से फिर पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से जीरो होना मतलब डिक्रीज, और जीरो से पॉजिटिव होना मतलब इंक्रीज। तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। ठीक है, आ गया ये समझ में? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। सर ये दोबारा हम्म, बताना। देखो बच्चे, हमारे पास स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि किसी भी कोई टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और टेंजेंट हमारे पास मतलब कि अगर कहीं पे वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास उसकी स्लोप, उसकी सॉरी किसी की जो हमारे पास स्लोप होती है ना, स्लोप हमारे पास वैल्यू को शो करती है कि किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कोई ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट दिख रहा है इसकी टेंजेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फंक्शन घटता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ मतलब कि नेगेटिव स्लोप होती जा रही है। ठीक है, हाँ। तो स्लोप पॉजिटिव से जीरो हो रही है, जीरो से नेगेटिव हो रही है। पर हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग होता है, कि हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखो। ठीक है, ओके। तो ओके बच्चे सर। पॉजिटिव से हमारे पास जीरो जा रहा है, जीरो से फिर पॉजिटिव हुई है, तो स्लोप क्या हो रही है इसमें, पहले तो घट रही है, जीरो से पॉजिटिव से जीरो जाने का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और जीरो से पॉजिटिव जाने का मतलब होता है इंक्रीज। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री एक्स, द कर्व इंटरसेक्ट एट एक्स, द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट। तो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कब इंटरसेक्ट करता है। अभी देखो बच्चे, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारे पास ऐसी दिखती है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो वाई की वैल्यू जीरो। तो कर्व इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट निकालेंगे तो हमें वाई की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस टू, मैंने इसको रीअरेंज करके आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो आ गया है। तो इसको देखो, इसको हमें सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके जो भी तरीके हैं उनका यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैं कैसे सोल्व करता हूँ, इसके रूट निकाल लेते हैं, एक तो माइनस टू और एक माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से मैं x माइनस टू को कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म्स में से। तो ये आ गया x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से जो x के जो दो रूट आए हैं, एक तो आ गया है दो, एक आ गया है वन। तो x इज इक्वल टू वन कोमा टू। जब x की वैल्यू वन थी तो y की वैल्यू जीरो थी, क्योंकि y की वैल्यू तो हमेशा ही जीरो है। x की वैल्यू वन थी तब भी y की वैल्यू जीरो है, x की वैल्यू टू है तो भी y की वैल्यू जीरो है। तो जो दो पॉइंट आए हैं वो, एक तो आ गया वन कोमा जीरो, एक आ गया है टू कोमा जीरो। तो करेक्ट आंसर हो गया बोथ वन एंड टू। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, देयर पोजीशन वेरी विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो इनकी जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल है टी इज इक्वल टू वन। तो टी इज इक्वल टू वन पे दोनों की पोजीशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो ए की पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ ए कोमा वाई ऑफ ए, और जब टी को 1 पुट कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास। एक्स में 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3, वाई में 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1। टी की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट बी हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो है 6, वाई कोऑर्डिनेट बी का आ जाएगा 2, 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 मतलब 5। तो जो बी कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 6,5। तो ए और बी कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए हैं। अभी इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि हमारे पास 5 के बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर आ जाता है इसका 5। इसमें किसी को कोई डाउट? सर एक बार शुरू का थोड़ा दोबारा बता दीजिए। शुरू का देखो बच्चे, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ओके सर। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जहाँ पे भी टी की वैल्यू थी वहाँ पे 1 पुट कर देना है, ठीक है। ओके तो ए पार्टिकल की एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 3t, तो वो हो जाएगा 3। एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने ओके 3 सर। पुट कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट 1 पुट कर दिया, ठीक है। बी ओके कोऑर्डिनेट भी 6 और ये हमारे पास हो गया 5, तो ऐसे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ओके सर। ए और बी के ठीक है। कोऑर्डिनेट आ गए तो उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पास थ्रू ओरिजिन एंड ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज डबल ऑफ ऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो क्यों किसी ऐसे पॉइंट से पास करती है जहाँ पे जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट की डबल है, ठीक है। एब्सिसा हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब अगर मान लो वो पॉइंट ए है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका ए है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हुज एंड पॉइंट हुज एब्सिसा इज डबल ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब उसकी जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट की डबल है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट है, तो इसकी एब्सिसा क्या हो जाएगी 2a, ठीक है। ये समझ गए। एब्सिसा का मतलब होता है बच्चे, जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उसको एब्सिसा बोलते हैं, और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोला जाता है इनको। तो ये एक तो हमारे पास ये पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2a और वाई की वैल्यू आ गई है ये। तो इस पॉइंट को जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही आंसर हो जाएगा, बाकी चीज़ तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर y की वैल्यू में a पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 2a/2 पुट कर, तो ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है बस, ठीक है। ये समझ आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, एक्स और वाई यस सर। कोऑर्डिनेट निकालना तो हमारे लिए बहुत वो है, मतलब कि बहुत आसान है इसलिए सर। हाँ, इस लाइन के अंदर हमें एक तो एब सीसा दी हुई है, ठीक है। एब सीसा ओके का सर। मतलब क्या है, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, ओके और सर। वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट जिसको मैं बोलता हूँ। ऑर्डिनेट को ओके अगर मैं सर। ए पुट कर देता हूँ तो एब सीसा हो जाएगी 2a, ठीक है। तो एक्स और वाई ओके कोऑर्डिनेट सर। हमारे पास ये आ गए। जो भी इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, हमें ए बी क्यों मानना है, हमने बिल्कुल इसको सिंपली 2 और 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जी। सबसे आसान तरीका होगा मानने का। इस पॉइंट को जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ना वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। y को अगर मैं 1 पुट करूँ तो x की वैल्यू जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पे सेम आ सकती है और किसी भी ऑप्शन में नहीं आएगी। माइनस वाले तो ऑलरेडी गलत हो गए, ठीक है। हाँ इसमें जी हमारे ठीक पास है सर। 2x पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सोल्व किया है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज। तो स्क्वायर की साइड हमारे पास क्या होती है, ए होती है स्क्वायर की साइड, और स्क्वायर का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, हाँ। सॉरी 2a+b, नहीं पैरामीटर तो उसका सारी साइड बराबर ही तो होती हैं,
तो पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4a। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये आसान रहेगा। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड तो है a, उसका पैरामीटर होता है 4a। ठीक है, तो साइड हमारे पास, और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी पी अपॉन रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी पी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, ये है 4, डी ए बाई डी टी क्या गिवन है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि जिसकी साइड अगर 0.2 के रेट से इंक्रीज हो रही है तो उसका पैरामीटर 4 गुना रेट से इंक्रीज होगा। तो 0.2 का 4 गुना क्या होगा 0.8, खत्म बात। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल अप्रोच से नहीं देखना है, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच कई क्वेश्चन में हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये अप्रोच सही रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ एल एंड द एक्सेलेरेशन जी इज गिवन बाई। तो देखो, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, और हमें बताना है कि क्यों, किस चीज़ का ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे हम या तो ये रखें, फ्रीक्वेंसी रखें, दूसरी तरफ एल रखें। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड दिखने में ही लग रहा है, वैसे कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है एक्स हो, या फिर और जो राइट साइड में जो वाई होता है, दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए, मतलब कि दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास किस किस की पावर 1 हो सकती है वो हम करके देख देते हैं। ठीक है, तो ये एफ है, ये हमारे पास ऐसे है, तो इसका बच्चे स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, 1/2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, जी का स्क्वायर हो जाएगा जी, और 1/L। तो जो हमारे पास ग्राफ एफ स्क्वायर में और 1/L में होगा, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। एफ स्क्वायर को मैं पुट कर देता हूँ एक्स एक्स, और 1/L को मैं पुट कर देता हूँ वाई, तो ये y, तो ये कुछ कांस्टेंट हो गया, तो x इज इक्वल टू एम वाई, ऐसा कोई ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो x कोऑर्डिनेट पे मुझे एफ स्क्वायर रखना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट पे मुझे रखना पड़ेगा 1/L। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, और बाकी सारे ऑप्शंस का कोई कंपैरिजन भी नहीं है वैसे। ठीक है, इसमें बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है तो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बच्चे देखो, हमें कोई स्ट्रेट लाइन बनानी है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, और स्ट्रेट लाइन में ऑप्शन से दिख रहा है, तो एक तरफ एफ होना चाहिए, या एफ का स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी तरफ एल की कोई टर्म होनी चाहिए, या तो एल, या तो रूट एल, या फिर 1/L। ठीक है, तो इसको देख के हमें एक चीज़ तो लग रहा है कि एक तरफ अगर एफ रखेंगे तो दूसरी तरफ हमें रखना पड़ेगा 1/√L, ताकि दोनों की पावर 1 हो सके। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर जो वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारे पास पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी तरीके से होती है ना, एक्स इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें वाई की पावर भी 1 है, एक्स की पावर भी 1 है। ठीक है, बाकी सारे मल्टीप्लाई है, सब तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो क्या पुट करना है, कि हमारे पास जो एक तरफ हमारे पास f रखेंगे तो दूसरी तरफ 1/√L होना चाहिए, जो कि हमारे पास किसी ऑप्शन में है नहीं। तो एफ स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो एफ स्क्वायर कर दिया हमने इसकी तरफ, तो एफ स्क्वायर की टर्म ये हमारे पास बन गई, 1/L वहाँ पे आ गया। तो एफ स्क्वायर और 1/L के बीच में जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास कैसी है, एपी है कि जीपी है, इसमें कोई बता सकता है? जीपी। हाँ, और जीपी की हमारे पास वो क्या होता है, सम। जीपी की अगर कोई इनफाइनाइट सम सीरीज हो तो उसके वैल्यू का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर।
ठीक है। इनफाइनाइट जो सीरीज होती है जीपी की, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, एपीजीपी के जो भी फॉर्मूला है उनको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, हर किसी में डिफरेंस चलता जा रहा है 1/4 का। ये आपको देखते ही आइडिया लगना चाहिए क्योंकि ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 - 1/4, तो हो जाएगा 1/1 - 1/4 क्या होता है, 3/4, तो हो जाएगा 4/3। तो ये जीपी की सीरीज का सम आ गया, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? सर जो इसका एक और फॉर्मूला होता है an = AR⁴ वो कभी वो बच्चे कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्न होती है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तब लगता है, ठीक है। जैसे कि हमारे 10 टर्म गिवन है तो वो एन कौन सा क्या होता है कि कौन सी टर्म का यूज हो रहा है, ठीक है, कितनी टर्म्स का सम करना है, तो वो उस टाइम पे यूज होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स है बच्चे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में ये यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इन द गिवन फिगर each box represent a function machine, a function machine is illustrate what does will be the input, ठीक है। तो बच्चे हमने अगर पहले x इनपुट किया तो वो क्या क्या कर रहा है, डबल द इनपुट एंड ऐड 3। तो बच्चे x जो इनपुट किया उसको डबल कर दिया, फिर उसमें 3 ऐड कर दिया, तो x दिया तो x को 2x कर दिया और उसमें 3 ऐड कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? जी इस सर। इस लाइन का मीनिंग ये है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कई लाइन का सिर्फ मीनिंग लिखा आता है, ठीक है। तो उस मीनिंग की वैल्यू पुट कर गई, ये हमारे पास आ गया 2x + 3, ठीक है। उसके बाद किया क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट, जो इनपुट आई है यहाँ से पहले की इनपुट आई है उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये हो गया 2x + 3, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये चीज़ करी गई है। आइदर हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उनमें सिर्फ यही चीज़ लिखी मिलेगी लाइंस के अंदर, ठीक है। तो जो आउटपुट जेड आई है उसकी वैल्यू क्या आ गई, √2x + 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। नीट में या कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उसमें मतलब कि ये सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, इन्होंने थोड़ा डायग्राम में दे दिया तो थोड़ा सा आसान दिखने में हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया, कोई डाउट? ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इनमें से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। इसको तो आप बता ही सकते हो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मास, स्पीड और एनर्जी तीनों के तीनों स्केलर है, ये है करेक्ट Fourth option, स्टेटमेंट, sir. ठीक है। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क वेक्टर है, डिस्टेंस इज स्केलर वाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, तो ये भी सही है। द वेक्टर ओनली हैज मैग्नीट्यूड वेयर स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये तो गलत है ही, तो आंसर हो जाता है हमारे पास फोर्थ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, तो ए वेक्टर की हमारे पास क्या वैल्यू होगी। तो एन कैप का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए का ही यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। नहीं तो हमसे तो सिर्फ इतना सा पूछा गया था ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें तो सिर्फ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तो आपको आता ही है। वेट, ये गलत लिख दिया ना, ये थोड़ी होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा ना करेक्ट, ये होगा करेक्ट, ठीक है। ये आता है ना सबको, यूनिट जी वेक्टर का सर। फॉर्मूला? हाँ, ठीक है। Yes. ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास डायरेक्शन है तो वो क्या होगी, Must be a vector. मस्ट बी ए वेक्टर, बच्चे मस्ट बी ए वेक्टर ही बड़ी गलती है,
मैं बस भी यही हूँ। गलती वेक्टर नहीं करनी, मे बी ए वेक्टर। और मे बी हमने क्यों लिखा, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है जिसके पास डायरेक्शन तो होती है पर वो वेक्टर नहीं होता? करंट। हाँ, करंट होता है ना बच्चों, करंट। करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, पर वो वेक्टर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वेक्टर? क्योंकि वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है। अब देखो, एक वायर हमारे पास ऐसी है, इसके अंदर हमारे पास 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। दूसरी वायर हमारे पास ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास करंट आ रहा है। तो देखो, इसको ऐसे मत मान लो, इसको ऐसे कर लेते हैं। कोई एक वायर ऐसी है जिसमें करंट आ रहा है 10 एम्पियर का। दूसरी वायर है ऐसे जिसमें करंट आ रहा है 7 एम्पियर का। तो अगर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, फिर भी इनका जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो 7 + 10 से ही आ जाएगा, 17 एम्पियर। ठीक है, इसमें वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता करंट। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो सीधी की सीधी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके बारे में ज़्यादा आपको तब पता चलेगा जब आप करंट के चैप्टर पढ़ोगे ना, उस टाइम पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, बिल्कुल ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सियल वेक्टर? एक्सियल वेक्टर हमारे पास क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो टॉर्क हमारे पास एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, अगर मान लो हमें टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करती, जिनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल को, या फिर जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यूज आती हैं, वो हमारे पास एक्सियल वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो टॉर्क हमारे पास एक्सियल वेक्टर होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F। इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी सिर्फ इसको याद रख लो। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे पास जो वेक्टर होते हैं ना, जर्नल जो हम वेक्टर यूज करते हैं वही हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स। इनके बारे में आपको पता है। टॉर्क के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन इन वन प्लेन आर कॉल्ड। कोई हमारे पास ऐसे फोर्स हैं जो किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है, पर उनकी जो लाइन ऑफ फोर्स होती है, लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक हमारे पास ऐसा वेक्टर, एक ऐसा फोर्स मान लो जो आउटवर्ड प्लेन से इनसाइड जा रहा है। ऐसे मतलब ऐसे मल्टीपल वो हैं जो हमारे पास किसी एक ही पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, तो सेम प्लेन के अंदर लाइन नहीं करते, इसका मतलब तो क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, कोप्लेनर वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पहला और तीसरा हमारे पास करेक्ट हो सकता है। कॉन्कुरेंट होता है जिनका जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्स, जो हमारे पास जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, या फिर कोई भी वेक्टर का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है या जहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, वो पॉइंट अगर हमारे पास सेम पॉइंट पे हो तो उन फोर्सेस को बोल देते हैं कॉन्कुरेंट फोर्सेस। वैसे ही अगर कोई और चीज़ हो, कॉन्कुरेंट डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से ही अगर सब के सब लोग जाते जा रहे हैं तो वो हो गए कॉन्कुरेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कॉन्कुरेंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट से। और नॉन कोप्लेनर हमारे पास होता है जो किसी सेम प्लेन में है नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली, कॉन्कुरेंट क्या होता है? जो किसी सेम पॉइंट पे लग रहे होते हैं ना, उनको बोल देते हैं कॉन्कुरेंट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर होता है, एंगुलर वेलोसिटी के वेक्टर का जो हमारे पास डायरेक्शन होती है, वो देखो डायरेक्शन क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको गिवन है फिर हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप आगे जाके पढ़ ही लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास वेलोसिटी, तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है एक्चुअल में होता ये है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है और जो रेडियस होती है और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
ठीक है। तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी हमारे पास क्या डायरेक्शन होगी, अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास मेजरमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे हमारे पास रोटेशन होता है, तो इनकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी रोटेशन होती है। ठीक है। ऐसा हमारे पास कोई सर्कुलर मोशन कर रही है, ये आउटसाइड में इसकी एक्सिस है। ठीक है। आउटसाइड में अगर इसकी एक्सिस है तो इसका जो एंगल होगा या फिर एंगुलर वेलोसिटी होगी या एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा, सब किसी की डायरेक्शन हमारे पास इस एक्सिस के अलोंग होती है। ठीक है। तो इसको नोट करके रख सकते हो अगर आपने इस बारे में पढ़ा नहीं है तो, जिसने पढ़ा हुआ है उसको इसका आइडिया है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे। If two vector A and B lie in same plane and another vector C lies outside of the plane, then the resultant of these three vector। तो इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो प्लेन में होगा या प्लेन में नहीं होगा, ये बात बताओ आप। कोई बता सकता है इसका आंसर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, ओके, हाँ तो बच्चे टाइम ले लो, ये देखो इसमें दो वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के दोनों किसी सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है। और सी वेक्टर है वो प्लेन के बाहर लाई कर रहा है किसी दूसरे प्लेन में। तो इनका हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा इन तीनों वेक्टर्स का? तो इसको तो ड्रॉ करके देख सकते हो किसी डायग्राम से। ठीक है। तो मैं देखो मैं 3D के अंदर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई बता सकता है इसका आंसर? नहीं पता सर। ओके, ये देखो बच्चे, हमने एक प्लेन बना लिया, इस तरीके का प्लेन बना लिया। ठीक है। तो दो वेक्टर तो हमारे पास इस प्लेन में है, एक तो बी है, एक मैं मान लेता हूँ सी है। ठीक है। सॉरी, ए और बी है प्लेन में, तो ये ए है ये बी है। ठीक है। और जो सी वेक्टर है वो लाइज आउटसाइड इन द प्लेन, इन दिस प्लेन। तो इस प्लेन के आउटसाइड पे हमारे पास सी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमें ऐड करने का तरीका क्या होता है, तीन वेक्टर्स को ऐड करने का, उनकी हेड पे टेल रखेंगे, टेल पे हेड रख देंगे, ऐसे करके ऐड कर सकते हैं। तो सी वेक्टर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए बी, ये है सी। तो इनका जो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये जो रिमेनिंग हेड, रिमेनिंग टेल से रिमेनिंग हेड तक जो वेक्टर बना दूंगा वो हमारे पास बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो ये वेक्टर बच्चे, सबसे पहले तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि ये वेक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता, ए बी और सी तीनों मिले कभी जीरो नहीं बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दो वेक्टर को कैंसिल होना पड़ेगा जीरो के लिए, या तो तीनों को कैंसिल, आपस में एक दूसरे से कैंसिल होना पड़ेगा। ठीक है। तो ए और बी जो कि सेम प्लेन है वो तो कैंसिल हो सकते हैं, पर सी कभी कैंसिल नहीं हो पाएगा इनसे। ठीक है। तो कैन नॉट बी जीरो हमारे पास एक तो ये आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। बाकी और आंसर चेक कर लेते हैं। लाइज इन प्लेन कंटेनिंग ए और बी, ए और बी के प्लेन में तो ये रिजल्टेंट है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। कैन बी जीरो तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। लाइज इन प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, तो बी और सी के प्लेन हमारे पास वो ऐसा कुछ प्लेन होगा तो उस प्लेन में भी ये लाई नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसमें भी लाई नहीं कर रहा, हमारे पास कैन नॉट बी जीरो ही है। ओके, ये समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और सी में भी लाई नहीं करेगा बच्चे। ए और सी का प्लेन देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास सी का ऐसा प्लेन मान लेते हैं, ये कोई ऐसा, ये बी इस तरफ है। ठीक है। तो वो कोई ऐसा कोई प्लेन होगा ना जिसके अंदर ए और सी लाई कर रहे हैं, सॉरी बी और सी जो लाई कर रहे हैं वो ऐसा कोई प्लेन होगा। ठीक है। पर ये उस प्लेन में भी नहीं है। ठीक है।
मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है इस चीज़ से आपको, ताकि थोड़ा सा रफ आइडिया आ सके, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद से ही मतलब सोचना पड़ेगा कि किस तरीके का क्या प्लेन हो सकता है। वैसे इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे नहीं सर जिसमें एक बार आपको पता थर्ड चले। वाले ऑप्शन के बारे में बताना। थर्ड वाले ऑप्शन में लाइज इन हम्म, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, तो बच्चे ये हमारे पास ए और बी का प्लेन था, जो मैंने ये प्लेन बनाया था ना। यस सर। इस प्लेन के अंदर हमारे पास ए और बी, पर बच्चे जो सी वैग जो जिनका रिजल्टेंट है ये इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा ना, इस प्लेन के बाहर लाई कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है। ओके। तो इसलिए ये हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाता है, ए बी सी की प्रॉपर्टी पूछी गई है, ठीक है। तो ऐसे बी और सी के प्लेन में भी लाई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो ये है हमारे पास कोई वेक्टर डायग्राम है जिसमें रिजल्टेंट शो कर रखा है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर के बराबर है, ठीक है। आर की वैल्यू है b/√2, हमें एंगल थीटा की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। इसका आंसर मत बताओ, इसकी सिर्फ अप्रोच बता दो, कोई बता सकता है तो। कौन सा एंगल का यूज करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा? ये देखो, ये है b, ये है b/√2, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गई जिसमें एक हाइपोटेन्यूज है b, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, तो इसको निकाल सकते हो ना। Yes, sir. ठीक है, मैं बताऊं इसका आंसर। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, b/√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 45 degrees, sir. Answer. तो ये आ जाएगा 45। 1/√2, 45 डिग्री जिसका भी है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर एंड बीटा विद बी वेक्टर। तो देखो, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम हम देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास है, तो देखो दो वेक्टर हम बना लेते हैं, ये तो ए वेक्टर है और ये हम बना लेते हैं कोई बी वेक्टर। बिल्कुल सिंपल सा केस लेकर चल लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई ऐसे वेक्टर हैं इनका रिजल्टेंट ऐसे कुछ होना चाहिए, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे कुछ होगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ तो एंगल बना रहा है अल्फा, बी के साथ एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है कि कौन से एंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले अल्फा इज लेस देन बीटा, ये प्रॉपर्टी तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ए छोटा है या बी छोटा है, ठीक है। दूसरा हमसे ये पूछा गया है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी, और दूसरा पूछा गया है अल्फा इज लेस देन बीटा इज ए इज लेस देन बी। तो अल्फा को हम छोटा बना लेते हैं, बी को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो ये हमने ए वेक्टर बना दिया और ये हमने बी वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये है रिजल्टेंट, ठीक है। हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल बना लिए हैं, अल्फा हमने छोटा बना लिया, बीटा हमने उससे बड़ा बना लिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए ज़्यादा बड़ा है या बी, ये हमें बताना है। तो इस डायग्राम से लग गया आइडिया आपको, क्या कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, ए बड़ा होगा या बी? ये सिर्फ डायग्राम का क्वेश्चन है, एनालिटिकली सोल्व कर सकते हो, मैथमेटिकली ये सोल्व नहीं हो पाएगा बच्चे, ठीक है। ये ऑप्शन तो ए वेक्टर बड़ा होगा। हाँ, तो ए का मैग्नीट्यूड ए बड़ा होगा, ठीक है। वेक्टर में बच्चे बड़ा छोटा नहीं बोल सकते,
मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा है तो सिर्फ ये लिखा है, मैं तो वेक्टर बोलता। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, बी का छोटा होगा। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जब भी आए हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करना। डायग्राम नहीं बनाओगे और मैथमेटिकली लगे रहोगे, कभी सोल्व नहीं हो पाएगी ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में कभी कभार। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो सी वेक्टर के बराबर है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये क्वेश्चन बताओ, इसका कोई आंसर बता सकता है? सेकंड वाली कंडीशन देख के हमें एकदम से बता सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये ए प्लस बी, दूसरी कंडीशन ये। इस कंडीशन को देख के क्या समझ में आ रहा है बच्चों आपको? A is perpendicular to B. हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा लग रहा है। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो कोई अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो तभी ये फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है उनके रिजल्टेंट निकालने का। Yes, ये sir. ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम से आपको आंसर करना है बस। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे डायग्राम के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर इनका रिजल्टेंट बनाना हो तो वो, तो ये तरीका तो हमारे पास क्या होगा, ला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐसा बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम हम सोच सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट, ये कोई ए वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर, दोनों तरीकों से आपको अगर कोई भी तरीका अच्छा लगे, वैसे ये तरीका सबसे अच्छा है, पाइथागोरस देखते ही करेक्ट आंसर मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जीरो रिजल्टेंट। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ मिनिमम कम से कम कितने वेक्टर हमें चाहिए होंगे 2. कि रिजल्टेंट जीरो आ सके? टू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है टू, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। एक वेक्टर हमने ए वेक्टर मान लिया, दूसरा जो बी वेक्टर मानना है वो हमने माइनस ए के बराबर मान लिया, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर पूछे तो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम का आंसर आ जाएगा More than इनफाइनाइट। 4. ठीक है, मोर देन Yes, फोर। sir. हाँ, More than 4. यहाँ के अकॉर्डिंग सोचे तो मोर देन फोर, वैसे इनफाइनाइट ज़्यादा बोलने में आसान रहेगा। ठीक है, द मिनिमम, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडिड टू गिव ए जीरो रिजल्टेंट। कोप्लेनर वेक्टर हैं, एक सेकंड रुकना, पिछले वाले क्वेश्चन में वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड के थे दोनों के दोनों। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कोप्लेनर वेक्टर हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तो तीनों का, तो कितने वेक्टर चाहिए होंगे तीनों का, या जितने भी वेक्टर हैं उनका, तो हमें कितने वेक्टर चाहिए होंगे? 3. तो हमें चाहिए होंगे मिनिमम थ्री। ठीक है, मिनिमम थ्री कैसे चाहिए होंगे, ये ए मान लिया, ये हमने कैसे कुछ बी ले लिया, ये हमने कुछ सी ले लिया, तीनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड से जो भी ट्राइंगल बना पाएगा। ठीक है, जो भी ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल अगर क्लोज लूप की ट्राइंगल बनती है तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर हो जाता है थ्री। मिनिमम थ्री वेक्टर तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आज 30 क्वेश्चन करते हैं सिर्फ, ये 27 है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट प्लेन कैन बी एडिड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने देखो इससे पहले जो एक क्वेश्चन किया था, ए प्लस बी प्लस सी, जो दो प्लेन में थे, एक प्लेन से बाहर था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, हमसे क्या बोला गया था कि उनमें तीन वेक्टर हो गए तो उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी आ जाता है हमारे पास, अगर कोई प्लेन में नहीं है, ठीक है, तो हमें कितने चाहिए होंगे उसको जीरो रिजल्टेंट करने के लिए?
इसका आंसर बताओ अब। बता सकता है कोई? तो बच्चे देखो, जब तीन वेक्टर थे हमारे पास अलग अलग प्लेन में, ये मैंने एक प्लेन मान लिया है, और तीसरा वेक्टर इस प्लेन के बाहर की तरफ है, ठीक है, ए बी सी। तो जो चौथा वेक्टर हमने बनाया था, जो फोर्थ वेक्टर, जो हमने ऐसा कुछ मान लिया ताकि बनाने में आसान रहे, तो ये हमने माना है सी वेक्टर। ऐसा कुछ हमने सी वेक्टर माना था, तो जो फोर्थ वाला वेक्टर बनाया था, जो रिजल्टेंट, वो ऐसा कुछ था, ठीक है। अगर इस रिजल्टेंट के मैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर बना दूं, मतलब ऐसा वेक्टर बना दूं, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा ना। यहाँ से शुरू हुए, घूम फिर के यहीं पे आ गए, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए होंगे? 4। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ। तो जो हमने 3 वाला केस लिया था ना, उसी केस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, जो रिजल्टेंट है उसको ही उल्टा बना दो, बस आंसर आ जाएगा इसका 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट इनटू ए वेक्टर कैन बी स्प्लिट। तो हमारे पास एक वेक्टर है, उसके कितने कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं? 2. ये एक वेक्टर है, इसका एक वेक्टर, मैंने एक कंपोनेंट ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया। तो इनका Infinite. जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बराबर आ गया ना। दो के बारे में तो आपको पता ही है कि दो तो वो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऐसे करके, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अगर कोई 3D वेक्टर होता है, उसका हम 3 तोड़ देते हैं एक्स वाई जेड के अलोंग, ठीक है। और अगर हमने कोई रैंडम ही वेक्टर बना दिया और हम लगे हुए हैं इनके कंपोनेंट्स बनाने में, तो हम इनफाइनाइट कंपोनेंट भी कर सकते हैं एक ही वेक्टर के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर सर ऑफ रेक्टेंग। दोबारा बताना वो क्वेश्चन। तो बच्चे, एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, एक कंपोनेंट को कितने, मतलब एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे, एक कंपोनेंट को हम कितने भी कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे, मतलब कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास बाकी वेक्टर्स का जो सम आए ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करके, वो इस रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर आए, ठीक है। तो हम इसको कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में भी तोड़ सकते हैं। ऐसे छोटे 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 कंपोनेंट चाहे कितने ही बना लो, और छोटे नहीं, कितने भी बड़े कंपोनेंट बना लो। हमने अगर मान लो इसको बहुत सारे ए वेक्टर में तोड़ दिया, और बहुत सारे माइनस ए वेक्टर्स में तोड़ दिया, एन टाइम तो ए तोड़ दिया, एन टाइम माइनस ए कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 0 होता चला जाएगा। तो फिर तो ये वेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे करके हमने कितने ही कंपोनेंट करके कुछ भी पार्ट हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू ए वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन ऑन प्लेन। कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है बच्चे? मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो कितने 2. नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हमने पढ़े हुए हैं। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो एक बार। किसी एक प्लेन में है, ठीक है। किसी प्लेन में हम जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते थे, तो ये कोई वेक्टर है, ठीक है। तो इसके हमें ऐसे कंपोनेंट करने हैं जो हर कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही हो, ठीक है। तो बच्चे, इसके दो ही कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इधर परपेंडिकुलर, एक इधर परपेंडिकुलर। इसके अलावा ये एक्स कंपोनेंट कर देते थे, इसको वाई बोल देते थे, तो इसको रिजल्टेंट बोल देते थे, ठीक है।
तो बच्चे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम सिर्फ दो ही कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, दोनों अगर हर कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर लेके चलेंगे ना तब, ठीक है। इसके अलावा कोई और अप्रोच नहीं हो सकती है इसकी कि हर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सके, ठीक है। सॉरी, ये समझ में आ गया? किसी के पास कोई और अप्रोच हो इस क्वेश्चन को करने की, किसी को कोई डाउट हो? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। Yes, जी sir. सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। और बच्चे 3D में अगर हम पढ़ें तो मैक्सिमम कितने कंपोनेंट तोड़ सकते हैं? स्पेस का मतलब 3. क्या होता है? स्प्लिट इन स्पेस, हाँ। स्पेस में भी हम तीन कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग, या फिर एक जेड के अलोंग। तो ये तो हम ब्रेक डाउन करते हैं। वैसे मतलब किसी और डायरेक्शन में भी करेंगे ना, कोई और ही अगर कर देंगे, और पर हमारे पास वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए तो उनको सिर्फ तीन ही कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके अलावा कोई और कंपोनेंट ऐसा नहीं आएगा जिसमें आई, जे और के हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 3, ठीक है।